ताजमहल किसने बनवाया? कौन ताजमहल? हंसिए नहीं चाचा। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? सरकार। हाँ भैया। आगरा का ताजमहल मोदी बन। बहुत बढ़िया चाचा, दिल में एकदम क्या कहते हैं बर्फ बर्फ जम गया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। सही बात है, कौन ताजमहल? अगर तेजो महल की बात करते तो समझ में भी आता। आपको क्या लगता है कि इस कर्कश आवाज से सिर्फ इंसान ही परेशान है? ना भाई, जितना इंसान परेशान है उतना ही जानवर भी परेशान है। ये लोग किसको वोट 10 वोटिंग कम से कम करवाइए। यहाँ पे वोटिंग हो रही है, ये बच्चे वोट कर रहे हैं और इमेजिन करिए ये पूरा का पूरा ईवीएम मशीन इन बच्चों ने बनाया हुआ है। बच्चों ने वोट दिया है, अब ये क्लिक करेंगे और वोट डिक्लेयर करते हैं। क्या यहाँ पे बीजेपी जीत गई है। आज ये बात सही साबित हो गई कि दुनिया के सारे ईवीएम बस बीजेपी को जिताने के लिए बनाए गए हैं और इसीलिए यहाँ पर भी ईवीएम हैक हो गई, यहाँ पर भी वोट चोरी हो गई, क्योंकि ईवीएम में 28,000 वोट पहले से ही सेट थे। जब से पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में आई है तब से पंजाब की दुर्दशा होना स्टार्ट हो चुकी है। आज इंडिया में अगर ईसाई कहीं पर भी सबसे ज़्यादा कन्वर्जन कर रहे हैं तो वो पंजाब में ही कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको 2 बोरी चावल का लालच नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको कनाडा यूरोप के वीजा का लालच दिया जा रहा है। प्रॉब्लम आएगी तो एक डर का माहौल जरूर है। और व्यापारी, देखिए एक चीज जो पिछले सालों में हुई है, व्यापारी को किस तरह चोर बना दिया गया है। लोग ये रियलाइज नहीं करते, जो लोग व्यापार करते हैं वो सबसे पहले अपने घर से पूंजी लगाते हैं। आज व्यापार आप करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, अगर नुकसान होता है आपका घर बार सब कुछ बिक सकता है। एक ये जरूर माहौल जो देश में बन गया है कि व्यापारी तो चोर है, सिर्फ चोरी करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा जॉब क्रिएटर है, देश में जो आपकी इकोनॉमी बढ़ती है उसमें व्यापार का बहुत बड़ा योगदान है। राहुल गांधी व्यापारियों से, हिंदी में बोले तो बिजनेसमैन से मिलने गए, उनसे एक मीटिंग रखी जहां पर उनकी उन्हें समस्याएं सुननी थी। तो व्यापारियों की जो असली समस्या थी वो यही थी कि आजकल जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें चोर साबित कर दिया गया, उन्हें चोर बताया जा रहा है, उनकी छवि खराब की जा रही है। लेकिन बेचारे इन व्यापारियों को ये नहीं पता है कि वो चोर से ही चोरी की रिपोर्ट लिखवाने बैठे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जाकर राहुल गांधी ने अपना ही पोपट करवा लिया। वो कपड़ों पे किया ना, वो क्या नाम उसका, वो अमिताभ बच्चन की वाइफ का, जया प्रदा ना, जया बच्चन, वो खुद 150 रुपए की साड़ी पहनती है गुरुवार बाजार से, और वो इन लोग को बोलते हैं गरीब, कैसे गंदे कपड़े पहन के आते हैं। अरे काय को जाते रहे ऐसे लोगों के पीछे जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिलती है। इनको इनकी औकात मालूम पड़ेगी जब आप इनको ना दिखाना बंद करोगे, समझा? आपके वजह से ना इन लोग दिख रहे, वरना इन लोग को कुत्ता नहीं जानता रे कोई। जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिलेगी ना, मैं आपको सबको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हम लोग जो बनाए ना वो आपके वजह से बनाए, और हम लोग ही अगर आपकी इज्जत नहीं करेगा ना तो फिर आप लोगों को सोचना बहुत जरूरी है, बहुत सोचना जरूरी है, क्यों जाते हो। बहुत ही बढ़िया। जया बच्चन को इस खुराक की काफी जरूरत थी, लेकिन हाँ 150 रुपए की साड़ी ये नहीं बोलना चाहिए था, ये कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई। बाकी का लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेणु चौधरी जो कि बीजेपी की निगम पार्षद, उनकी एक वीडियो दिखाई थी जहाँ पर वो एक अफ्रीकन को हिंदी ना बोलने पर लताड़ रही थी, उससे जबरदस्ती हिंदी सीखने के लिए कह रही थी। तो अब उनकी एक और वीडियो आई है, आप लोग देखिए। नमस्कार साथियों, मैं रेणु चौधरी पटपड़गंज वार्ड से। कल से मेरी जो वीडियो काफ़ी वायरल चल रही है उसमें मेरा इरादा किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था। एमसीडी पार्क बच्चों के खेलने के लिए है और उनकी कोचिंग्स वगैरह के लिए, वहाँ पर जो भी सुविधा चाहिए होंगी हम लोग उपलब्ध कर। मेरी भाषा से शैली से किसी को भी दिक्कत महसूस हुई, ठेस पहुंची, उसके लिए खेद व्यक्त करती हूं और आशा करती हूं बच्चे ऐसे ही पार्क में हमेशा खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने खुलकर इनका विरोध किया था कि महाराष्ट्र जैसी गंदी राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। तो फिलहाल रेणु चौधरी ने माफी मांग ली है, जिसके लिए काफी हिम्मत चाहिए, तो इनकी प्रशंसा करना तो बनता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, बट हर कोई माफी नहीं मांग पाता। हमारे देश को आज इसी तरह की सकारात्मक राजनीति की जरूरत है, ना कि नेगेटिव राजनीति की।
कैंप बनाने जा रहा है आर्मी कैंप, इसके पक्ष में हम लोग नहीं है। जमीन को एक्वायर किया है, वो जमीन खेतीहार है, वो जमीन किसान का है। हम लोग वहां आर्मी कैंप बनने नहीं देंगे। सरकार जहां जगह होता है वहां बनाए। ये है AIMIM के LMA तौसीफ आलम, जो कि किशनगंज में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास सेना के प्रस्तावित कैंप का विरोध कर रहे हैं। ये हमारे देश के वो गद्दार हैं जो रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ की हैं, पीते यहाँ हैं, सोते यहाँ हैं, पर उसके बावजूद भी हमारे देश को बर्बाद करने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। ये वो गद्दार हैं जो अक्सर पाकिस्तान व बांग्लादेश की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। आप लोगों को बता दूं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वही जगह है जो हमारे देश के 7 सिस्टर स्टेट्स को भारत से जोड़ती है, जिसे कि सरजील इमाम जैसे लोग कट करने की बात कर रहे थे। तो बांग्लादेश के उलझुल जुल बयानों के बाद हमारी भारत सरकार ने वहां पर सेना के एक कैंप को बनाने की बात करी, जिसका ये गद्दार विरोध करने पर लगे हुए हैं। अबे अगर तू डिक्टेटरशिप के पिछवाड़े से अपनी मुंडी निकाल के थोड़ा सा फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ लेता ना, और जॉनर्स के बारे में पढ़ लेता, तो ये नहीं बोलता। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी हाइपर वायलेंट फिल्म, जिसको तूने अपने अब्बू के निकाह की तरह प्रमोट किया नेटफ्लिक्स से पैकेट लेकर, वो भी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे आधारित थी। अनुराग कश्यप ने उसको उठाया और फिक्शनलाइज किया। और जब पद्मावत के टाइम संजय लीला बंसाली ने कुछ फिक्शनल चीजें ऐड करी थी फिल्म की रियल लाइफ स्टोरी पर, तो दबा के बवाल हुआ था। और उस टाइम ऑन रिकॉर्ड तेरे को कोई दिक्कत नहीं थी फिल्म में फिक्शन दिखाने से। तू बोल रहा था कि अगर पद्मावत में डायरेक्टर ने लिबर्टी लेते हुए फिक्शन दिखा दी तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, फिल्म नहीं पसंद तो कोई और देख लो। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। और अगर धुरंधर में डायरेक्टर आदित्य धर फैक्ट्स में फिक्शन ऐड कर रहा है और पहले बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा है सेम बात का, तो तू उसको प्रोपेगेंडा बता रहा है। अबे तू थोड़ा सा पागल वागल। दोनों पार्टी जैसे नमूनों को इसी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। असली मजा तब आएगा जब मार्च में धुरंधर का नेक्स्ट पार्ट रिलीज होगा। अभी तो इन सबको सिर्फ बवासीर है, फिर इन्हें भगंदर हो जाएगी। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान उस्मान, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तस्वीर देखी किस तरह से युवक को? अभी नहीं देखी। नहीं पता? नहीं। फिलिस्तीन के बारे में पता है? फिलिस्तीन में क्या हुआ था? देखा। फिलिस्तीन में क्या हुआ था? गलत हुआ। क्या गलत हुआ जी? जो भी गलत हुआ मुसलमानों के साथ गलत हुआ। फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन के बारे में कैसे जानकारी मिली? वीडियो से। बांग्लादेश में जानकारी नहीं मिली किस तरह से युवक को, एक हिंदू युवक को? उस टाइम नहीं था। ये तो अभी घटना हुई है तो कुछ ही दिन पहले इसका ध्यान रखना। फिलिस्तीन में पूरा जानकारी है। क्या हुआ फिलिस्तीन में? गलत हुआ तो नहीं जानता हूँ मैं। नहीं, गलत क्या हुआ फिलिस्तीन के बारे में? बच्चों के साथ जो हुआ है, जो भी है गलत ही है। देखिए, फिलिस्तीन के बारे में भैया को जानकारी है, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को किस तरह से घसीटते हुए लेकर गए और फिर उसको धार्मिक नारों के साथ वीडियो बनाते हुए पूरे देश में वो तस्वीर वायरल हो रही है। लेकिन भैया का कहना है कि फिलिस्तीन में जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन अभी बांग्लादेश की भाई साहब को जानकारी नहीं है। चलिए और लोगों से, जो बांग्लादेश में हुआ, जो तस्वीर आज हमें नहीं पता क्या हुआ बांग्लादेश में, हमें मालूम ही नहीं। सोशल नेटवर्किंग यूज ही नहीं करते। एक व्यक्ति को, एक युवक को 30 साल के एक लड़के को घसीट कर, एक हिंदू लड़के को घसीट कर एक भीड़ ने मार दिया, उसको जला दिया। ये कौन सी इंसानियत है? क्या पता हमें तो जानकारी ना इस चीज़ों की। चलिए खैर, ये अपनी अपनी सोच है, इनकी सोच आप देख ही रहे हैं, इनकी सोच क्या है। किसी को पीटना, किसी को जला देना, ये इंसानियत है क्या? ना हमें ना पता जी, हमें पता ही ना। आपको नहीं पता जो बांग्लादेश में हो रहा है? ना हमें ना पता था, हम तो मोबाइल ही न चलाते, सादा फोन रहा है। उस्मान को उसके पड़ोसी देश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन गाजा फिलिस्तीन में क्या चल रहा है उसकी इंच इंच की जानकारी। अगर वहाँ पर चींटी भी मरेगी तब उसकी भी इन्हें जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ पर फ़र्क बस इतना है, वहाँ पर मरने वाला इनकी कौम का है और बांग्लादेश में मरने वाला काफिर है, जिसे वैसे ही मारने का हुक्म इनकी किताब में दिया गया है। और इस सब में सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये हमारे सामने वर्तमान में बीत रहा है, चल रहा है। तो दोगलापन हो रहा है वो सब हम लोग देख पा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हम हिंदुओं की आंखों से सेकुलरिज्म का चश्मा नहीं उतर रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे मुल्क में जो बैंक्स हैं वो सूदी बैंक्स हैं, और सूदी बैंक में जॉब करना ये जायज़ नहीं है, चूँकि इसमें सूद में ताउन हो रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदी लेन देन करने वाले और उसमें ताउन करने वाले पर भी लानत फरमाई। लिहाजा सूदी बैंक्स में जॉब करना जायज़ नहीं है। ये लीजिए, बैंक में नौकरी करना हराम है, और मुझे लगता है कि इस मुफ्ती के जो भी प्रशंसक हैं, जो भी इसके फॉलोवर्स हैं, वो आज ही बैंक में अपना रिजाइन दे देंगे। खैर, ये जाहिल फ्री का राशन नहीं छोड़ते हैं तो बैंक की जॉब क्या ही छोड़ेंगे। बाकी का मौलवी साहब से मेरा एक सवाल है, क्या मजहब में कॉमन सेंस भी हराम है? नहीं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि उस सूरत में जायज़ है कि अगर आप टाइम पे पेमेंट कर दें तो आपको सूद नहीं देना होगा, लेकिन जो बात ज़्यादा राजा है वो ये है कि ऐसी सूरत में भी जायज़ नहीं है, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे होते हैं तो आप ये मुआहदा कर रहे होते हैं और इस बात पर अग्री हो रहे होते हैं कि अगर मैंने ताख़ीर से पेमेंट की तो फिर मैं सूद दूंगा। तो आप सूद देना ये तो दूर की चीज़ है, सूदी मामलात का मुआहदा कर लेना, उस पर एग्रीमेंट करना, ये भी तो हराम है।
तो इस वजह से ज़्यादा एहतियात वाली राय और ज़्यादा सही राय ये है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसी सूरत में जायज़ नहीं है। आम हालातों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। तो यदि आप सच्चे मोमिन हैं तो आज से ही अपना बैंक अकाउंट बंद करवा दीजिए, क्रेडिट कार्ड बंद कर दीजिए और बैंक में जॉब छोड़ दीजिए और लोन लेना बंद कर दीजिएगा और जो लोन ले रखा है उसे पूरा भर दीजिएगा। बाकी का इस मुफ्ती को ललन टॉप वालों ने क्यों बुलाया वो आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो जावेद अख्तर और शमाइल नदवी का डिबेट हुआ था ना, इतना डिसऑनेस्ट था, सिर्फ और सिर्फ शमाइल नदवी को प्लेटफॉर्म देने के लिए किया था। इस डिबेट का टाइटल था क्या ईश्वर है? ईश्वर है, क्योंकि अगर आप इस्माइल नदवी बात को सुनेंगे कि ये जो दीन इस्लाम है ये वाहिद वो दीन है जो बरहक है। कहने का मतलब है कि सिर्फ दीन इस्लाम जो है वो सच है, बाकी सारे के सारे झूठ हैं। इसके अलावा जितने मज़ाहिब मौजूद हैं दुनिया में, जितने अदयान मौजूद हैं, यहाँ तक के जितने नजरियात मौजूद हैं इस्लाम के अलावा, वो सब बातिल है। अ पर्सन हु इज दैट मच एक्सट्रीमिस्ट कि वो बेसिकली किसी और नजरिए तक को मानने के लिए तैयार नहीं है, आपने उसको डिबेट में बुलाया के लिए डज गॉड एग्जिस्ट, लेकिन आपने टाइटल रखा है क्या ईश्वर है? क्यों? अगर आपको टाइटल रखना था तो फिर एग्जैक्टली उसी पे रखना चाहिए था जिस नजरिए पे वो विश्वास रखता है। यही एजेंडा है। वो प्रिजुडिस्ड है, बायस्ड है, जेलेट है, सेक्रेटेरियन है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उसको प्लेटफॉर्म दिया है सो दैट ही कैन रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल। इसके विचार सुनिए। मुस्लिम के लिए देश पहले है या रिलीजन? साफ साफ कहता है कि मुस्लिम के लिए धर्म पहले होना चाहिए, नेशन जो है वो बाद में। सिंपल आर्गुमेंट ये है उसका कि भाई क्रिएटर ने नेशन क्रिएट किया है तो इसलिए क्रिएटर इंपॉर्टेंट है, नेशन कुछ भी नहीं है। देखिए म्यूजिक हल्का हो या ज्यादा हो, भारी हो, तेज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज शरीयत में हराम है वो हराम है। सो द पर्सन जो ये कहता है कि भाई संगीत जो है वो हराम है, हर तरीके से हराम है, चाहे छोटा हो चाहे कम हो, जो कहता है कि बेसिकली देश जो है वो बेसिकली पीछे रखना चाहिए, और जो ये कहता है कि भाई इस पर्टिकुलर नजरिए के अलावा बाकी सारे के सारे गलत हैं, सारे झूठ हैं और यही वाला सच्चा है। अगर उसको तुमने बुलाया है डिबेट में तो उससे ये डिबेट क्यों करवाया कि क्या ईश्वर है? व्हाई डिडंट यू गेट द करेक्ट डिबेट? तुमने उसको डिबेट का वर्ड ही क्यों दिया? ये वाला तुम यूज कर रहे हो वर्ड गॉड, तुम यूज कर रहे हो वर्ड ईश्वर। बंदा बोल रहा है कि ये दोनों के दोनों शब्द को मानने को तैयार नहीं। अगर तुम उससे पूछ लो तो कि ये सच है, नहीं, ये वर्ड ही गलत है उसके लिए। इतना डिसऑनेस्ट डिबेट करवाया क्यों गया? किसका एजेंडा था ये? किसका एजेंडा था ये? सिर्फ और सिर्फ शमाइल नादवी के एक्सट्रीमिस्ट, बिगटेड, सेक्रेटेरियन, इन रिग्रेसिव व्यू पॉइंट्स को पब्लिकली मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचाने का प्लान था। और उसके बाद एजेंडा भी चला, सबके सब नाचने लग गए बेसिकली। जावेद अख्तर तो है, उसके काम कर बूढ़ा था, ये इट्स अ सुपरफिशियल थिंग। बट इफ द पर्सन डजंट बिलीव इन द वर्ड ईश्वर, व्हाई डिड यू यूज द वर्ड क्या ईश्वर है? पूछ लो। शमाइल नदवी ईश्वर शब्द का यूज ही नहीं करेगा जिंदगी में, तो तुम उसको उस डिबेट पे खड़े कैसे कर रहे थे? एजेंडा से प्लेटफॉर्म मिला है। ललन टॉप वालों का काम है कि ऐसे मुफ्तियों को बुलाना, उन्हें फेम देना, उन्हें फेमस करना और देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देना। और यदि ललन टॉप वालों को इससे डिबेट ही करवानी थी तो ये किसी भी एक्स मुस्लिम को इनवाइट कर देते। ये मुफ्ती उनके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाता। खैर, ललन टॉप वालों को मोमिनों को नया पैगंबर देना था, अकेले दो बराटी से काम नहीं चल पा रहा था, सो उन्होंने दे दिया। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा इनके ही मोमिनों का कहना है। आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख ही सकते हैं। मनुस्मृति तो बताओ ना, पढ़े हो कितने अध्याय मनुस्मृति में? सुन तो ले, बोलिए मनुस्मृति के 2 श्लोक बताओ। 2 श्लोक बताइए मनुस्मृति के। जी कुछ नहीं पता मनुस्मृति का एक श्लोक? अच्छा एक बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूं भैया। अच्छा एक बता, मैं बता रहा हूं, बताइए। मनुस्मृति कहती है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, वो स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। भाई पढ़े अगर बोल दिया तो अगर बोल दिया तो सुनो, अगर नहीं पढ़े ये, अगर बोल दिया अगर नहीं पढ़े, अगर मैंने मनुस्मृति का श्लोक बोल दिया तो, अगर बोल दिया तो बोलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बोल दिया। अब बोलिए आप। इसमें तो कहा गया यत्र नार्यस्तु देवता। मनुस्मृति में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये महोदय जो मनुस्मृति का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और उन्होंने श्लोक पढ़ा है, उस श्लोक का ये अर्थ है कि जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ पर देवता वास नहीं करते हैं। एक तरफ ये महोदय जोकर बन के मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं, उसे महिलाओं का विरोधी बता रहा हूँ, फिर वहीं पर मनुस्मृति का ही खुद ही वही श्लोक पढ़ रहे हैं जो महिलाओं के सम्मान करने की बात करता है। देखिए, अत्याचार कहीं भी होता है ये तो गलत है, ये जाती है, लेकिन मामला दूसरे मुल्क का है। दूसरे मुल्क के मामले में हम लोग को कहाँ तक बोलना उचित होगा, किस हद तक उचित होगा, और वो भी हमारे पास जानकारी जो है वो सही तरीके से आ रही है कि कुछ मीडिया के थ्रू आ रही है, सही मीडिया के थ्रू आ रही है कि प्रचार के थ्रू आ रहा है। हमें इन बातों की कोई ख़ास जानकारी नहीं है। ये मामला सेंसिटिव इशू अगर आप कहते हैं
तो इस मामले को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। ये भी प्रार्थना करेंगे कि वहाँ के यूनुस साहब जो हैं नोबेल प्राइज विनर हैं, जो इस निकम्मे के अनुसार दीपू चंद्र की हत्या पर लोगों को शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। इनका कहना है कि अभी पता नहीं कि बंगाल में दीपू चंद्र की हत्या हुई है या नहीं हुई है, मीडिया सही जानकारी दे रही है या गलत जानकारी दे रही है। ये नमूना उस नमूने यूनुस को साफ करके बोल रहा है जिसने आज बंगाल में हिंदुओं की ये दुर्दशा कर रखी है। और यदि यहीं पर यही पत्रकार इससे गाजा व फिलिस्तीन के बारे में पूछ लेगा तो ये सबसे बड़ा ज्ञाता बन जाएगा। हो सकता है कि सोनाक्षी सिन्हा के निकाह के बाद बेचारे ने इस्लाम कबूल कर लिया हो। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अपने इस चैनल की लास्ट वीडियो को नहीं देखा, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।